तो मेरा नाम अरबाज है और आपका मेरा चैनल पर स्वागत है नीट सॉल्यूशन क्लासेस में। आज हम 12th क्लास का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। ठीक है, चलो किसी भी चैप्टर को जानने से पहले हम उसका परिचय जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम कैसे पढ़ा और इसका क्या परिचय हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा शीत युद्ध का दौर, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आ गया दो ध्रुवता का अंत। तो शीत युद्ध के दौर में आपने क्या पढ़ा था कि दो महाशक्तियां उत्पन्न हो गई थी, दो ध्रुव उत्पन्न हो गए थे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर का। तो इस अंत के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हो गया, क्योंकि दो ध्रुवता का अंत मतलब आप इस नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि दो ध्रुव में से एक ध्रुव खत्म हो गया, तब ये दो ध्रुवता का अंत हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी, क्योंकि इसके अंदर हमें पूरा पढ़ना है सिर्फ सोवियत संघ के बारे में। ठीक है, अमेरिका के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा, परंतु हमें जानना है सोवियत संघ के बारे में। अमेरिका में ये दे रखा, शॉक थेरेपी के बारे में बता रखा है अमेरिका ने थोड़ा बहुत, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं सोवियत प्रणाली के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सोवियत संघ 15 गणराज्य देशों के साथ मिलकर बना था। ठीक है, इसे हम देश ना कहकर गणराज्य कहते हैं। ठीक है, इसे हम देश नहीं कहते क्योंकि 15 को मिला के एक देश माना जाता था जिसे हम कहते थे सोवियत संघ। ठीक है, तो सोवियत प्रणाली क्या होती है? सोवियत प्रणाली के अंदर ये होता है कि सभी को समान माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी चलाती थी सरकार, अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बना रखी थी। लेकिन कोई लोग समझते होंगे कि यहाँ पे समानता है, तो समानता भाई लोकतंत्र के अंदर आता है, परंतु यहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, यहाँ इसे हम एक तानाशाह शासन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 1917 में जब सोवियत संघ क्या कहलाता था, रूस, जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा, और आप फर्स्ट चैप्टर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो रूस पहले कहलाता था, क्या कहलाता था? रूस एक देश था। क्या था? देश था। तो रूस में लेनिन थे, आप जानते होंगे लेनिन। तो लेनिन थे, वो पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करते थे। ठीक है, रूस के भी कई बड़े बड़े विद्वान, एक तो लेनिन है सबसे बड़े विद्वान माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही समझ लो एक तरीके से शुरुआत की थी रूसी क्रांति को, जिसे कि हम जानते हैं बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति के नाम से हम जानते हैं इसे। तो लेनिन ने पूंजीवादी विचारधारा की बहुत निंदा की। ठीक है, आप आम भाषा में कह सकते हो बुराई की। ठीक है, तो हम निंदा, देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सिंपल सी चीज़। इंसान कहता है कि किताबी लैंग्वेज लिखनी चाहिए, परंतु मेरा एक्सपीरियंस कहता है और मैंने जो पढ़ा है 80% अपनी लैंग्वेज में पेपर लिखो और 20% आप किताबी लैंग्वेज लिखो। अगर आप 100% किताबी लैंग्वेज लिखोगे तो हमारे दिल्ली शहर में कहते हैं कि हम फर्रे चला रहे हैं, इस बच्चे ने फर्रे से पेपर किया है, तो या आप कह सकते हो नकल। ठीक है, लेकिन हमारी दिल्ली भाषा में नकल को फर्रे कहते हैं, पर्ची चला रहा है। तो यही चीज़ बताने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी टॉपिक को समझ गए, जैसे कि हमने सोवियत प्रणाली के बारे में हमें 4 नंबर में लिखना है, तो क्या लिखना है? सोवियत प्रणाली के बारे में सिंपल सा बता दीजिए आप कि 1917 में जो मैंने अभी बताया, अभी मैं पूर्ण रूप से बताऊंगा, पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि पेपर कैसे करना है। ये भी एक चीज़ है, क्योंकि एमसीक्यू चल रहा है, परंतु अल्लाह करे या सारे हमारे जो गॉड हैं सब जो मानते हैं जल्दी से सबको सिचुएशन ठीक कर दे, तो रिटर्न में भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो रिटर्न की भी तैयारी करते रहिए। अगर आप चैप्टर पढ़ के जाओगे तो एमसीक्यू में आपसे कुछ भी पूछ ले, आप यूँ जवाब दे दोगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अपनी लैंग्वेज यूज़ करो, नंबर नहीं कटेंगे आपके, इंशाल्लाह नंबर आएंगे पूरे। बहुत मेहनत भी थी, तो इसलिए कह रहे हैं आप आराम से पढ़िए, मज़ा आएगा। देखिए, एक आपको मैं अपना थोड़ा बता देता हूँ कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी के लिए चढ़ते हैं हम जब ऊपर, तो एक इस पे चढ़े हम, दूसरे पे चढ़े, तीसरे पे चढ़े, चौथे पे चढ़े। अब इससे हम डायरेक्ट इस पे थोड़ी ना चढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही चैप्टर है, पढ़ते रहना है, फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड के बाद ही अचानक हम 5वां चैप्टर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक है। क्योंकि शीत युद्ध आया, शीत युद्ध के बाद हमें दो ध्रुव के बारे में पता चला, तो दो ध्रुव के बारे में हम क्या दूसरे चैप्टर में क्या बोलो, उसने अंत हो गया। तो हमें ये जानना है कि इसका अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि इंसान को समझ में आना चाहिए, बच्चा समझ जाए चैप्टर को और टॉपिक को, कि वो लिख सके। ठीक है,
किताबी लैंग्वेज कुछ नहीं होता और एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो पहले ही आपको टॉपिक मिल गया हुआ सोवियत प्रणाली। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ। तो सोवियत प्रणाली के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि 15 गणराज्यों के साथ मिलकर सोवियत संघ बना था, परंतु हमें सोवियत संघ से पहले किस पे जाना, रूस पे। जब सोवियत संघ नहीं बना था तो सोवियत संघ के जो विद्वान थे लेनिन, उन्होंने इसका विरोध किया और इसके साथ पूरे रूस के लोग जुट गए कि भाई हाँ भाई पूंजीवादी विचारधारा के ऊपर विरोध करना है। ठीक है, क्यों विरोध करना था, जो पूंजीपति लोग थे ना वो पूरा नियंत्रण रखते थे। किसान बहुत मेहनत करता था परंतु मेहनत का फल किसान को नहीं मिलता था, कौन ले जाता था, पूंजीपति लोग। इसी चीज का विरोध किया लेनिन ने। तो आपको एक और चीज बता सकता हूँ, आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है, जार का शासन हुआ करता था रूस में। किसका, जार का, जो पूंजीवादी विचारधारा था। तो लेनिन को ना मार्क्सवादी विचारधारा पसंद थी, जिसे हम सोवियत प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसको करा और 1917 में रूसी क्रांति उत्पन्न हुई। कब उत्पन्न हुई, 1917 में। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, 1917 के बाद रूसी क्रांति चलती रही निरंतर। ठीक है, और 1922 में जाके रूस के साथ 14 देश या राज्य मिल गए और उन्होंने भी इनका समर्थन किया और सोवियत संघ बन गया। ये थी सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली के अंदर हमने जाना कि कैसे वो एक प्रणाली बनी, उसमें कैसे 15 देश सम्मिलित हुए। सम्मिलित मतलब मिलना आम भाषा में। तो यही चीज़ हमें जानना था सोवियत प्रणाली के अंदर। अब सोवियत प्रणाली हो गई, अब सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषता भी तो होगी। ऐसे थोड़ी ना कोई देश सम्मिलित हो जाएगा। कोई भी देश अपना बिना फायदे देखते हुए किसी भी देश से दोस्ती नहीं करता। आजकल हर चीज़ मतलब की है, तो यही चीज़ हर इंसान ने कर रखी है और यही पिछले देशों के लोग भी करते थे, जो निरंतर अभी भी चलता आ रहा है। ठीक है, तो अब हम सोवियत प्रणाली की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, जो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है, हमने सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ लिया कि सोवियत प्रणाली क्या है। अगर आपको थोड़ा रिवाइज दे दूँ मैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जैसे कि आपको पता है शीत युद्ध हुआ था सोवियत संघ और यूएसए के साथ। ठीक है, तो सोवियत संघ और यूएसए के साथ शीत युद्ध उत्पन्न हो गया। तो हमने ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा कि शीत युद्ध क्यों उत्पन्न हुआ, शीत युद्ध किसे कहते हैं और ये निरंतर चलता ही क्यों रहा। और उसके बाद दूसरा चैप्टर आया कि इस दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पढ़ा सोवियत प्रणाली के बारे में, जो मैंने रूस की आपको बोल्शेविक क्रांति के बारे में बताया, जिसे हम रूसी क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो 15 गणराज्य देश इसके साथ शामिल थे वो पागल थोड़ी ना होंगे, कुछ इसकी विशेषता भी तो होगी। विशेषता मतलब मैंने आपको बता रखा गुण। ठीक है, अच्छाई आम भाषा में। अगर इंसान वर्डों को समझ जाएगा, वर्ड को समझ जाएगा अच्छे से, तो अपने आप टॉपिक लिख सकता है वो। तो वर्ड को समझो, आपको आराम से आप 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसकी विशेषता। आप नॉर्मल से दिमाग रखिए कि भाई विशेषता के अंदर क्या हो सकता है, इसके गुण। इसका पहला गुण हम लिख लेते हैं। जैसे कि पहला गुण ये था, ये महाशक्ति थी पूरे विश्व के अंदर। ठीक है, यूएसए के बाद दूसरी महाशक्ति कौन थी, सोवियत संघ थी। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता हो गई। और इसके अंदर ये हो गया था, सबको समान माना जाता था। ठीक है, यहां पे घरेलू उत्पाद होता था कि पिन से लेके जहाज तक। तो आप समझ सकते हो, ये भी आप इसकी विशेषता में बता सकते हैं। और समान के अंदर ये था कि भाई सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, कि किसान के साथ भेदभाव नहीं होगा, जितनी मेहनत है उसे उतने पैसे मिलेंगे। और यहाँ पे सरकार हुआ करती थी, परंतु एक ही सरकार होती थी। ठीक है, वो तय करती थी कि किसको कितनी आय देनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये इसकी विशेषता थी। ठीक है, और इसके अंदर आप एक और विशेषता जोड़ सकते हैं कि ये बहुत तेजी से विकास कर रहा था। ठीक है, उत्पादन में, हथियारों में। ये इसकी विशेषताएं हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, ये उत्पादन में बहुत तेजी से विकास कर रहा था और हथियारों में विकास कर रहा था, और ये विकसित बहुत तेजी से हो रहा था देश।
ठीक है, ये क्योंकि सारे देशों को एकजुट लेके चलता था। परंतु मेन इसका टॉपिक हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, जो था सोवियत संघ का विघटन। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, शॉक थेरेपी। ठीक है, ये एक तरीके से इंट्रो था इस चैप्टर का, ठीक है, कि सोवियत प्रणाली क्या है, इसकी विशेषता क्या है। आपसे ये 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। पहला मैंने आपको बताया ये महाशक्ति थी, दूसरी जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है। पहली महाशक्ति यूएसए थी, तो दूसरी थी यूएसएसआर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सभी लोगों को समान माना जाता था और नियंत्रण सभी का विकास होता था। यहाँ पे एक सरकार हुआ करती थी और सभी के अधिकारों को बताती थी और सभी के आय के बारे में भी बताती थी कि किसको कितना आय मिलेगा। और यहाँ पे उत्पादन बहुत तेज़ी से हो रहा था और हथियारों का भी विकास हो रहा था और ये देश बहुत तेज़ी से विकसित कर रहा था। इसके ये 4 विशेषताएं हैं। और सोवियत प्रणाली क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर का परिचय समाप्त करता हूँ। अगले पार्ट में मैं आपको सोवियत संघ के विघटन के बारे में बता दूंगा और शॉक थेरेपी के बारे में, और अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा और कुछ किताबी लैंग्वेज होंगी, परंतु आपको मज़ा आएगा और समझ में खूब आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया हो, और लाइक करना और शेयर करना और कमेंट में बताना अपनी राय कि कैसी लगी मेरी वीडियो। धन्यवाद, शुक्रिया।